Hey you guys, so we are right now going out of the house to go to the airport. जबकि फ्लाइट टिकट थी सिर्फ 15 यूरो की। तो ये डिफरेंस होता है, ये आपको फ्लाइट टिकट तो बहुत सस्ते में दे देते हैं और यहाँ आ जाते हैं ये बोर्डिंग गेट्स जो कि बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड है। तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं जिनकी वजह से हम आपको सस्ती एयरलाइन दे देते हैं। ऐसी छोटी बच्ची है तो गाइस, अभी तक के वीडियोस में मैं काफ़ी बार आपको बताता आ रहा था कि हम ट्रैवलिंग स्टार्ट करने वाले हैं, एक अच्छे ट्रिप पे जाने वाले हैं और आज वो शुभ घड़ी आ गई है जब हम अपनी ट्रैवलिंग स्टार्ट करने वाले हैं। वीडियो का थंबनेल देख के आपको पता लग ही गया होगा कि कुछ सस्ती फ्लाइट्स हैं, उसका यूज़ करके आज मैं जाने वाला हूँ। पोर्टुगल में ही ट्रैवल करने वाले हैं, लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत डेस्टिनेशन है, एकदम अलग हिस्से में लोकेटेड है पोर्टुगल के। तो आज वहाँ का सफ़र होने वाला है। तो ये एक बहुत ही इकोनॉमिक फ़्लाइट है, बहुत ही चीप फ्लाइट है। तो इसके करके हमारे को काफ़ी चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ता है। तो उन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे आज के वीडियो में कि कैसे बैग पैक किया जाता है, बैग में हम क्या क्या चीज़ें ले जा सकते हैं और क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं और सस्ती ट्रैवलिंग के लिए, सस्ती यूरोपियन फ्लाइट्स के लिए। सो हेलो, वेलकम, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो ये जो सस्ती यूरोपियन एयरलाइंस होती हैं, इनमें फ़ायदा ये होता है कि इनमें आपको टिकट तो बहुत सस्ती मिल जाती है। जैसे कि मुझे ये टिकट मिली है सिर्फ अराउंड 1000-1200 रुपये के आसपास मुझे टिकट मिली है, जबकि ये 2 घंटे लंबी फ़्लाइट है। और यूजुअली अगर हम इंटरनेशनल भी जाएँ, अगर मैं किसी और कंट्री में भी जाना चाहूँ और मैं कुछ एडवांस में टिकट बुक करा लूँ तो मुझे 1000-1500 में एक इंटरनेशनल फ़्लाइट भी मिल जाती है। तो इसका ड्रॉबैक ये होता है कि इसमें आपको बैगेज अलाउंस बहुत ही कम मिलता है। सिर्फ आपको एक हैंड बैगेज कैरी करने को मिलता है और उसी करके आज जो हमने हमारे 2 बैग आपको ये पीछे पैक हुए दिख रहे होंगे और इसमें मैंने बहुत मुश्किल से अपना सारे कपड़े वपड़े और सब चीज़ें इसमें पैक कर दिया है। ये पीछे इसमें पॉकेट है जिसमें मेरा लैपटॉप आ जाता है और कुछ इसमें कैमरास वगैरह आ जाएंगे और बाकी कैमरा अपने हाथ में मेरे को ले जाने पड़ेंगे। और बाकी जो विंटर के कपड़े हैं, थोड़ा सा मोटी जैकेट है, वो मैं ज़्यादातर पहन लूँगा। जैसे कि मैंने 2 चीज़ें डाली हुई हैं और एक ये जैकेट और रखी हुई है, ये भी इसके ऊपर डाल दूँगा या फिर हाथ में रख लूँगा, क्योंकि इस एक ही बैग कैरी कर सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हो सके इस बैग में ठूस रखी हैं और बाकी कोशिश रहती है कि जेबों में या फिर अपनी हाथ में कैरी कर लो। जैसे कि मेरे जो बड़े कैमराज हैं उनको मैं अपने हाथ में कैरी कर लूँगा। मिलेना का भी एक ये छोटा सा बैग है, क्यूट सा, ये भी तैयार हो गया है। इसमें से फुल सामान ठूस रखा है। तो ये चीज़ होती है। लेकिन इसमें अगर मेरे को एक और बैग ऐड करना है, अगर मान लो मुझे चेक इन बैग ऐड करना है तो इसमें मुझे बहुत महंगा पड़ जाता है। लगभग इसमें 60 यूरो का दिखा रहा था अगर मुझे एक और बैग ऐड करना है, जबकि फ़्लाइट टिकट थी सिर्फ 15 यूरो की। तो ये डिफरेंस होता है। ये आपको फ़्लाइट टिकट तो बहुत सस्ते में दे देते हैं, लेकिन जब आपको उसमें बैग ऐड करना होगा, अगर आप लंबे ट्रिप के लिए जा रहे हो, आपको अपना बड़ा बैग पैक लेके जाना है, तो वहाँ आपका ये सारी कसर पूरी कर देते हैं। तो अभी बस यही है, पैकिंग शैकिंग हो गई है हमारी, यहाँ से तैयारी है। अभी हमारी शाम की फ़्लाइट है और यहाँ से पहले हम लेंगे एक टैक्सी लेंगे, जिससे हम पहुँचेंगे ट्रेन स्टेशन। उसके बाद हम लेंगे एक ट्रेन जिससे हम पहुँचेंगे लिस्बन और फिर हम लेंगे एक सबवे जिससे हम पहुँचेंगे एयरपोर्ट। Hey you guys, so we are right now going out of the house to go to the airport, and then I was like, I talked to Zedon, oh, is the GoPro over there? Are you gonna take it? He was like, oh fuck. And then yeah, if it wasn't for me, you guys wouldn't have any videos. So yeah, just because I remember to bring this thing. गाड़ी में बैठते ही देखना टेढ़ी मेढ़ी फोटोज़ खींच रही है। ये देखो, ये देखो, ऐसी छोटी बच्ची है तो फाइनली चेक इन हो गया हमारा। काफ़ी इजी चेक इन था, क्योंकि इस टाइप के ई बोर्डिंग पास होते हैं जो हमारे को फ़ोन में ही ऐप के थ्रू मिल जाते हैं। उसके थ्रू हमने चेक इन किया, काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 10-15 मिनट लगे और अब हम बोर्डिंग गेट की तरफ जा रहे हैं। और ये यहाँ पे डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे हैं हालांकि हम, लेकिन फिर भी एक लिस्बन का ड्यूटी फ्री यहाँ पे दिखा रखा है, ड्यूटी फ्री शॉप है। ज़्यादातर हमने देखा है कि इंटरनेशनल फ़्लाइट में हमारे को ड्यूटी फ्री मिलती है, लेकिन यहाँ पे लोकल फ़्लाइट में भी ड्यूटी फ्री का है। काफ़ी कमाल की बनी हुई दिख रही है, लेकिन प्रोडक्ट्स वही हैं, ज़्यादातर दारू या फिर सिगरेट, स्मोकिंग और परफ्यूम, जो आमतौर पे किसी भी ड्यूटी फ्री में मिलते हैं। और यहाँ आ जाते हैं ये बोर्डिंग गेट्स जो कि बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड है। सो अगर बात करें हम इन लो कॉस्ट एयरलाइंस की, तो आज जो मैं एयरलाइन यूज़ कर रहा हूँ इसका नाम है ईज़ीजेट एयरलाइन। ये एक यूरोप की एक काफ़ी बजट लो कॉस्ट एयरलाइन है। ऐसी कई सारी एयरलाइंस और भी हैं जिनमें काफ़ी बड़े बड़े नाम शामिल हैं, जैसे कि रयान एयर हो गया, आपका विज़ एयर हो गया, एक ये ईज़ीजेट हो गया और एक नॉर्वेजियन एयरलाइन है, उसकी भी काफ़ी चीप फ्लाइट्स होती हैं।
लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये सब एयरलाइंस इतने सस्ते में आपको कैसे फ़्लाइट की टिकट दे देती हैं। इसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस हैं। मैंने कुछ रिसर्च किया, पता लगाने की कोशिश की कि भाई ये कैसे इतनी सस्ती फ़्लाइट बांट रहे हैं कि आपको 15 यूरो में आपको फ़्लाइट दे रहे हैं। तो इसके पीछे कई रीजंस है। पहला रीज़न जिसमें ये है कि जो भी एयरक्राफ्ट यूज़ करते हैं ज़्यादातर इसमें ना सब सेम टाइप के एयरक्राफ्ट होते हैं, उससे इनको काफ़ी पैसे बचते हैं। पैसे इनको ऐसे बच जाते हैं कि जो इनकी फ़्लाइट का ट्रेनिंग होती है, चाहे वो कैबिन क्रू हो गया, चाहे वो फ़्लाइट जो पायलट क्रू हो गया या फिर ग्राउंड स्टाफ हो गया, तो उनको ट्रेन करने के लिए इनको अलग अलग एयरक्राफ्ट के हिसाब से ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। इनको सिर्फ एक ही टाइप की ट्रेनिंग देनी होती है, वहाँ ये काफ़ी पैसा बचा लेते हैं। उसके बाद बात आती है कि जब ये सेम एयरक्राफ्ट यूज़ करते हैं तो इनको जो मेंटेनेंस के लिए जो स्पेयर पार्ट्स यूज़ करने होते हैं तो वो भी सिर्फ एक ही टाइप के चाहिए होते हैं, तो वहाँ भी इनका पैसा बचता है। सेम एयरक्राफ्ट यूज़ करने का एक फ़ायदा इनको ये भी मिलता है कि जब ये किसी कंपनी को, जैसे मान लो बोइंग होगी या एयरबस होगा, जिसके भी प्लेन्स खरीदते हैं तो ये बल्क में खरीदते हैं, तो इनको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिलता है प्लेन खरीदने में। तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं जिनकी वजह से हमारे को सस्ती एयरलाइन दे देते हैं। साथ ही अगर मैं प्रैक्टिकल सिचुएशन की बात करूं तो अभी ये मुझे फ़्लाइट तो बहुत सस्ते में दे रहे हैं, लेकिन मेरे को साथ में यूज़ करना पड़ता है कैबिन बैगेज। और अगर मैं दूसरा चेक इन बैगेज खरीदने जाता हूँ तो ये लगभग 60 यूरो, कई बार 100 यूरो भी मांगते हैं। और भी एयरपोर्ट की सर्विसेज होती हैं, जैसे अगर आपको फ़्लाइट का, जैसे आपको अपनी सीट बुक करनी है तो उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं जहाँ पे आके ये आपसे पैसा वसूल कर लेते हैं, लेकिन सहूलियत मिलती है हमारे को, हम पूरे यूरोप में बहुत सस्ते में ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये खड़ी हैं सारी सस्ती एयरलाइंस यहाँ पे ट्रांसएविया हो गया, ईजी जेट हो गया और रयान हो गया, और यहाँ पे इस टाइप से बोर्डिंग होती है। सस्ती एयरलाइन, सस्ती बोर्डिंग, मेरे नया इंतज़ार कर रही है। और अब यहाँ छोटे बैकपैक्स के साथ पैदल सवारी चल पड़ी एयरक्राफ्ट की तरफ। दाएं बाएं नज़र मारी कि कोई व्हीकल हमें ही ना उड़ा दे। रास्ता साफ दिखा तो ये दोनों ट्रैवलर्स भाग लिए एयरक्राफ्ट की तरफ। सो ये है ईजी जेट का प्लेन जो हमारे को लेके जाएगा हमारी आज की डेस्टिनेशन मडेरा आइलैंड्स। यहाँ पे चढ़ने के लिए बसेस भी नहीं आती, सीधा पैदल चल के जाना पड़ता है प्लेन तक। अब इस 1000 रुपये की फ़्लाइट जो कि हमें लेके जाने वाली थी लगभग 1000 किलोमीटर, उससे ज़्यादा उम्मीद तो नहीं कर सकते, लेकिन 2 लोग की टिकट साथ होने की वजह से हमें एक कंप्लीट रो मिल गई बिना एक्स्ट्रा पैसे पे किए हुए। पता नहीं ये हर फ्लाइट में रोते हुए बच्चे ज़रूर आ जाते हैं। एनीवेज, सामान्य सी सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस और बोर्डिंग फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हुए ये ईजी जेट की फ़्लाइट उड़ान भरती है पोर्टुगाल की कैपिटल लिस्बन से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के नज़दीक लोकेटेड आइलैंड्स की तरफ। आज लगभग 6 महीने बाद आपका भाई सोल रोवर फिर से उड़ान भर रहा था, फिर चाहे ये उड़ान सस्ती ही क्यों नहीं थी। और इस बार आपका सोल रोवर अकेला नहीं था, उसके साथ था उसका एक ट्रैवल पार्टनर भी। इन एयरलाइंस का कंपैरिजन आप इंडिया की इंडिगो, स्पाइसजेट या गो एयर जैसी एयरलाइंस से कर सकते हो, लेकिन फ़र्क इतना है कि ये यूरोपियन एयरलाइंस कवर करती हैं मेजर इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस भी, और वो भी काफ़ी सस्ते प्राइस में। और फिर 90 मिनट की टोटल डिले के बाद ये ईजी जेट की फ़्लाइट लैंड करती है मडेरा आइलैंड के क्रिस्टियानो रोनाल्डो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। तो जी पहुंच गए हैं मडेरा। वेलकम टू मडेरा आइलैंड। जैसा यहाँ का एयरपोर्ट दे मडेरा। और अगर बात करेंगे कि आज ये सवारी आई कहाँ है, तो लिस्बन से हम फ़्लाइट लेके, ईजी जेट की फ़्लाइट लेके हम पहुँचे हैं ये मडेरा आइलैंड है। अगर आपने कभी पोर्टुगल आने का प्लान किया होगा या फिर कभी आपने सोचा होगा या फिर कभी पोर्टुगल आए होंगे तो ज़रूर आपने मडेरा आइलैंड का नाम सुना होगा। नहीं सुना तो आगे आने वाले वीडियोस में आपको पता लग जाएगा कि कितनी सुंदर जगह है मडेरा और क्यों हम आए हैं मडेरा आइलैंड। तो पोर्टुगल के साउथ में लोकेटेड ये 2 आइलैंड हैं, जिसमें एक का नाम है मडेरा और दूसरे का नाम है पोर्टो सैंतो। हमारा जो प्लान है वो है जाने का मडेरा आइलैंड्स में, और लगभग इसकी जो मेन लैंड पोर्टुगल है इससे इसकी दूरी है लगभग 1000 किलोमीटर की।
और अगर बात करें इसकी दूरी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के जो मोरक्को देश है तो उससे किलोमीटर इसकी दूरी लगभग 500 किलोमीटर की दूरी है। तो हालांकि ये जो एरिया है ये आता है पोर्टुगल के अंडर, लेकिन अगर हम देखें जोग्राफिकली कि ये पास है ज़्यादा मोरक्को के, देख लो यही सत्य है। आई थिंक मे बी ये कभी किसी टाइम पे पोर्टुगल की कॉलोनी रही होगी, क्योंकि ये लोग काफ़ी अच्छे सेलर्स होते थे और काफ़ी सारी इन्होंने कॉलोनीज़ बनाई थी। अपना गोवा भी किसी टाइम पे एक पोर्टुगीज़ कॉलोनी था, लेकिन अभी भी ये जो पार्ट आइलैंड्स के हैं ये अभी भी पोर्टुगल के अंदर ही आते हैं। क्योंकि मडेरा आइलैंड पार्ट है पोर्टुगल का ही, तो ये एक डोमेस्टिक फ़्लाइट काउंट होती है, इसलिए हमारे को यहाँ पे आने के लिए कोई वीज़ा वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अभी हम ये पहुँचे हैं, पीछे पूरा मडेरा का एयरपोर्ट है, काफ़ी अच्छा बड़ा सुंदर प्यारा बना हुआ एयरपोर्ट है, लेकिन टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। हमारी फ़्लाइट भी लगभग 1 घंटा लेट हो गई थी, तो अभी रात का टाइम हो गया, लगभग 10 बज चुके हैं। प्लान यही है अभी यहाँ से टैक्सी लेने का, और यहाँ से हमने एयरबीएनबी बुक किया हुआ है, काफ़ी कमाल का है, वो आपको दिखेगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी वहाँ के लिए टैक्सी बुलाते हैं और पहुँचते हैं अपने एयरबीएनबी पे। तो मडेरा एयरपोर्ट का एग्ज़िट कर रहे हैं। एग्ज़िट करते ही यहाँ पे मडेरा एग्ज़िट करते ही काफ़ी बच्चे यहाँ पे रो रहे हैं, लॉट ऑफ किड्स आर क्राइंग हियर। एंड यहाँ पे काफ़ी सारे टैक्सी रेंटल के ये बने हुए हैं, शोरूम बने हुए हैं, यहाँ से आप अपनी कार रेंट कर सकते हो। और यूजुअली आपको पहले से ही बुक करके आनी पड़ती है, यहाँ पे ऑन द स्पॉट कम मिलती है पीक सीजन के टाइम पे। तो यहाँ ये बच्चा शोर बहुत कर रहा था, जिसके चक्कर में मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। तो यहाँ मैं ये बता रहा था कि यहाँ पे ऊबर की टैक्सी नहीं चलती और साथ में फ्री नाउ की टैक्सी नहीं चलती। यहाँ पे एक बोल्ट नाम की टैक्सी सर्विस है, उससे मुझे टैक्सी बुलानी पड़ रही है। और अभी हम एग्ज़िट कर रहे हैं एयरपोर्ट से। तो मिलेना भी एक व्लॉगर बन गई है, हाथ में कैमरा लेके घूमने लगी है। आई एम सेइंग यू हैव बिकम अ व्लॉगर नाउ बिकॉज यू हैव दिस बिग कैमरा इन योर हैंड एंड यू आर एक्टिंग वेरी गुड। बॉम। अभी हम ये बर्गर किंग पे आए हैं। ये एयरपोर्ट पे एक बर्गर किंग था, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया और अभी हम अपने एयरबीएनबी पे जाके खाना बना नहीं पाएंगे, क्योंकि सुपरमार्केट भी क्लोज मिलेगी, भूख बहुत ज़्यादा लगी है। तो अभी प्लान यही कर रहे हैं कि अगर कुछ हमारे को ये बर्गर किंग वाले दे देते हैं तो यहीं से कुछ खा लेते हैं। लेकिन इनका जो झंडा है, ये देखो, ये चिक्सी जो होती है इसको नीचे गिरा रखा है, तो आई थिंक ये क्लोज़ हो गया। कोशिश करते हैं अगर यहाँ पर कुछ खाने का मिलता है, नहीं तो फिर आज तो पेट पर कपड़ा बांध के सोना पड़ेगा। Who is ignoring me? She's saying my host is ignoring me. No, he can't ignore me. मैंने उसको मैसेज भेजा था कि कुछ यहाँ पे जब हम टाइम पे वहाँ पहुँचेंगे तो कुछ रेस्टोरेंट या फिर कुछ सुपर मार्केट वहाँ पे ओपन मिलेगी या नहीं, तो उसका वो रिप्लाई कर दे तो हमारा सिस्टम क्लियर हो जाएगा कि आगे हमें क्या करना है। तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चला था और मेरे होस्ट ने बोला कि आपको शायद यहाँ पे कुछ मिल सकता है, तो उसी करके हमने ट्राई किया कि चलो कोई बात नहीं, फटाफट टैक्सी बुलाते हैं। लेकिन जब टैक्सी बुलाई तो टैक्सी का रेट देख के थोड़ा सा दग दग हो गया, क्योंकि पहली बार इतनी महंगी टैक्सी। सिर्फ डिस्टेंस हमने कवर किया लगभग 10 से 12 किलोमीटर का, और टाइम लगा सिर्फ 6 मिनट का। और गैस करो टैक्सी ने पैसे कितने लिए होंगे? टैक्सी ने पैसे लिए 23 यूरो, जो इंडियन में हो गए लगभग 2000 के आसपास। सिर्फ 6 मिनट के 2000 रुपये चुकाने पड़े, क्योंकि टाइम काफ़ी लेट हो गया था और जो डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी। तो रात के टाइम पे ज़्यादातर प्राइस बढ़ा ही देते हैं डिमांड के हिसाब से। और खासकर ये चक्कर भी होता है कि जब भी आप अभी एयरपोर्ट से टैक्सी लोगे तो उसके ज़्यादा चार्ज करते हैं। कई बार पार्किंग टिकट कट जाती है, या फिर उनको पता होता है कि एयरपोर्ट से महंगे बंदे ही आ रहे होंगे, उनको लूटो। तो उस करके हमारे को 23 यूरो चुकाने पड़े। और उसके बाद हम पहुँचे थे हमारे अपार्टमेंट पे। और उसके बाद यहाँ पे हम 1-2 रेस्टोरेंट में गए जो आसपास थे, लेकिन सब रेस्टोरेंट में खाना पीना बंद हो चुका था। उन्होंने कहा कि हमारा किचन बंद हो गया है। लेकिन थैंक्स टू ग्लोबो ऐप, ग्लोबो ऐप है जैसे हमारे यहाँ स्विगी जोमेटो होता है, वैसे यहाँ पे ग्लोबो ऐप चलती है। तो वहाँ से हमने अपना खाने पीने का सामान मंगा लिया और यहाँ पे हमारा खाने पीने का सामान आ गया है। बाकी बहुत ही अच्छी जगह है ये जिस एयरबीएनबी में हम रुके हुए हैं। इसका टूर मैं आपको दूंगा अगले वीडियो में, क्योंकि आज का वीडियो में पूरा दिखाना चाहता था कि किस टाइप से बजट एयरलाइंस होती हैं, क्या कुछ सर्विसेज मिलती हैं और कैसे वो ऑपरेट करती हैं। तो आज के वीडियो को हम यहीं तक सीमित रखेंगे। अगले वीडियो में आपको मैं मडेरा दिखाऊँगा और यहाँ का जो मेरा अपार्टमेंट है इसका टूर दूँगा। बाकी आई होप आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके बताना ज़रूर है कि लगा कैसा। बाकी फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।